आओ बाबू चलो, आज हमारा डे नंबर 8 है और बिलियन चैप्टर मैंने पिछले 6-7 लेक्चर में पूरा कर दिया है। उसका एक मॉक टेस्ट भी हो चुका है, उस मॉक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी मैंने यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दिया है। अब बात आती है सर चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 2 की, जिस चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जो सिलेक्टेड चीजें हैं, उन्हीं को पढ़ेंगे, उन्हीं को अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट जो है अच्छी तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक ना। तो चलिए कुछ, लेकिन शुरुआत हमारा हमेशा कहते हैं कि बेसिक से ही रहता है। तो आज विद्युत रसायन चैप्टर का एकदम बेसिक क्लास है, इसको जरूर अटेंड करें, लास्ट तक वीडियो को देखें और अच्छे से उसको पढ़ें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हेडिंग है विद्युत चालक। पहला हेडिंग क्या है बेटा? विद्युत चालक। अब विद्युत चालक क्या होता है सर? विद्युत चालक क्या होता है सर? तो वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जैसे सभी धातुएं, ठीक ना। धातुओं में बेटा विद्युत धारा का प्रवाह होता है कि नहीं होता है? 100% होता है सर। कोई भी आप लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, क्या आपको नहीं पता कि जो लोहे का टुकड़ा होता है, ये कोई भी धातु जो होती है उसमें विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। तो ही तो आदमी कोई अगर मान लीजिए कि लोहे का छोटा सा अगर मान लीजिए कि कील है, उसको आप विद्युत तार के संपर्क में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? करंट फ्लो हो जाएगा। इसीलिए तो वो सब चीजें वर्जित है, ताकि ऐसी आप काम कभी ना करो। क्योंकि जो भी धातुएं होती हैं, जो धातुएं होती है बेटा, वो उसमें विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। और क्यों होता है, कैसे होता है, अभी हम जस्ट आपको सिखाने वाले हैं। तो इसीलिए सब आप जो है इन सब चीजों से थोड़ा सा बच के रहिए। विद्युत चालक के बाद क्या है? कुचालक है। अब देखो बेटा, क्या है बेटा? कुचालक। अभी एक चीज हम सिखा रहे हैं आपको। कुचालक वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे बेटा रबड़ और कांच, रबर कांच, और क्या हो सकता है? बर्फ। ये सब क्या है? इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। रबर हो गया, कांच हो गया, बर्फ हो गया, इनमें करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन जितनी भी सभी धातुएं होती है ना, उसमें करंट फ्लो होता है, ठीक ना। लोहा वा जो भी होता है उसमें करंट फ्लो होता है, और रबर, कांच, बर्फ, ये जो होता है इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये सब विद्युत का क्या है? कुचालक है। और सभी धातुएं विद्युत क्या है? चालक है। सुचालक भी बोल सकते हैं, चालक भी बोलते हैं, ठीक। अब बात आती है सर क्या, कि सर धात्विक चालक कितने प्रकार के होते हैं? चालक के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक आता है चालक के प्रकार। तो सर चालक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के बेटा? दो प्रकार। बेसिक क्लास है, थोड़ा सा समझिए बातों को। पहला हेडिंग है धात्विक चालक। पहला हेडिंग है बेटा धात्विक चालक। अब बात आती है कि सर धात्विक चालक किसे कहते हैं? तो सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हमारी बात को सुनिए, हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, अभी इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सभी धातुओं में, सुनो बेटा, सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन आवेश को
आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। अब हमारी बात को बेटा सुनना, थोड़ा सा मन लगाकर सुनना। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल लिख लो पहले, कॉपर, सिल्वर, सोना, XYZ, आयरन, एल्युमिनियम। अब बेटा तसल्ली से कंसेप्ट को समझिए। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का लोचक है। सुनो बेटा, कोई भी धातु का टुकड़ा ले लो, 10th क्लास में आप पढ़ कर आए हैं कि धातुओं के पास इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। और मेरे राजा बेटा बताओ, कोई भी एलिमेंट अगर अपने में से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस का। और चूंकि धातुओं के पास इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, धातुएं अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। और जो एलिमेंट या जो चीज अपने में से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब सर ये धातु का अगर टुकड़ा है तो ये धातु के टुकड़ा में न जाने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये धातु का टुकड़ा अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा। अगर त्याग देगा तो इस धातु के पूरे ही धातु के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। अच्छा सर, तब क्या होगा, तो एक कॉन्सेप्ट आपने समझा दिया कि कोई जो धातुओं की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागना। आज जब धातुएं अपने में से इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तो उन धातुओं के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। अगर सपोज दैट मान लो मैंने इसकी धातु के एक सिरे को पॉजिटिव धनावेशित भाग से जोड़ दिया बैटरी के, और एक ऋणावेशित भाग से जोड़ दिया। बैटरी के एक धनावेशित भाग से जोड़ दिया और किससे जोड़ दिया, एक ऋणावेशित भाग से जोड़ दिया। ठीक ना, ये क्या है बेटा, धातु का टुकड़ा है। क्या है, धातु का टुकड़ा। अब मेरी बात को आप बताइए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, तो माइनस का चार्ज है। कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। तो सर एक बात बताइए आप कि माइनस और माइनस के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है सर। और प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो सर ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, तो सर इधर माइनस है, तो माइनस माइनस के तरफ तो जाएगा नहीं, क्योंकि माइनस माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, माइनस सिरे से प्लस सिरे की तरफ। कहां जाएगा, माइनस सिरे से प्लस सिरे की तरफ। और आप फिजिक्स में एक लॉजिक पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिस दिशा में होता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिस दिशा में होता है, धारा उसके विपरीत दिशा में चलती है। धारा उसके विपरीत दिशा में क्या होती है बेटा, चलती है। धारा उसके विपरीत दिशा में क्या होती है, चलती है। समझ आ रहा, धारा उसके विपरीत दिशा में क्या होती है बेटा, चलती है। अब एक चीज और आप समझिए, एक नोट लगाइए। यहां तक आ रहा है बेटा, नोट। मुक्त इलेक्ट्रॉन हम आपको समझा रहे हैं, इसमें जरा इंक भर दो। हम एक आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और बेटा जिसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो विद्युत के सुचालक होंगे। अतः यह विद्युत का सुचालक होता है। अतः यह विद्युत का क्या होता है बेटा, सुचालक होता है। अब कैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट की संरचना देखेंगे ना, ग्रेफाइट की आप संरचना देखेंगे तो जिसमें जो कार्बन होता है, आपको अच्छे से पता है कि सर कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो जो ग्रेफाइट की संरचना में जो कार्बन होता है, एक्चुअल में 3 ही बॉन्ड बना रहा होता है। एक उसका बॉन्ड जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के भांति व्यवहार करता है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए होते, उसमें का एक बंध जो होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है सर, मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करता है। और सर ग्रेफाइट में ना ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ग्रेफाइट की जो संरचना होती है उसमें कार्बन, देखो कार्बन एक्चुअल में 4 बॉन्ड बनाता है,
लेकिन यहाँ कितना बंध बना रहा है, 3 ही बंध बना रहा है और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत की क्या है, सुचालक है, कौन सी ऐसी अधातु है जो विद्युत की क्या है, सुचालक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, जिस ऑप्शन में ग्रेफाइट का नाम लिखा होगा। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। बात यहां तक स्पष्ट आपको हो गई होगी, ठीक है, ठीक ना। यहां आएगा बाबू, एक नोट लगा कर और चीज लिख लीजिएगा। धात्विक चालकों में, धात्विक चालकों में आवेश प्रवाह का कार्य, आवेश प्रवाह का कार्य, हमारी राइटिंग अगर समझ में ना आ रहा हो तो बेटा बोल दे रहे हैं, उससे आप समझ लीजिएगा। धात्विक चालकों में आवेश प्रवाह का कार्य जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। धात्विक चालकों में आवेश को प्रवाहित या प्रवाह करने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, लाइट का थोड़ा इशू था, लाइट कट गया था बीच में, ठीक ना। तो आप जो है धात्विक चालकों में आवेश प्रवाह का जो कार्य कौन करता है बेटा, मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। अगला टॉपिक पढ़ते हैं ऑक्सीकरण संख्या। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है बेटा, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या में आपको ध्यान रखना है, कोई भी परमाणु किसी अन्य परमाणु से बंध बनाने के लिए, कोई भी परमाणु क्या है बेटा, कोई भी परमाणु किसी ये वाला नहीं आ रहा है पूरा, कोई भी परमाणु, कोई भी परमाणु किसी अन्य परमाणु से बंध बनाने के लिए, बंध बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण या दान करता है, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीकरण संख्या। मतलब कोई भी एलिमेंट है, कोई भी परमाणु किसी अन्य परमाणु से बंध बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन को लेगा, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीकरण संख्या। इसमें टॉपिक होता है कौन कौन से, जैसे उदासीन अणु है, जैसे कोई उदासीन अणु है। इन पॉइंटों को बेटा केवल ध्यान रखना। हम डिटेल केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, सिलेक्टेड चीज पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। उदासीन अणु जो होते हैं उनका जो ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो बेटा होता है 0। कितना होता है, 0। एग्जाम्पल के तौर पर हीलियम, नियोन, आर्गन, Cl2 एंड H2, ये सब जो है बेटा वो सब ये क्या है, उदासीन अणु है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा, 0 होता है। देन सेकंड पॉइंट, उदासीन अणु के बाद जो है आयन की ऑक्सीकरण संख्या, आयन की ऑक्सीकरण संख्या, आयन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है, उस पर उपस्थित आवेश के क्या होती है बेटा, बराबर होती है। यानी आयन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, आयन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो उस पे उपस्थित, उसमें
उपस्थित आवेश के क्या होती है बेटा, बराबर होती है। कोई भी आपके सामने आयन अगर आ रहा है ना बेटा, कोई भी आपके सामने अगर आयन आ रहा है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो बस उसको आपको ध्यान क्या रखना है, आप ना उसके ऊपर कितना चार्ज होता है ये पता कर लीजिए। आप उसके ऊपर कितना चार्ज होता है वो पता कर लीजिए। जैसे आपसे कोई पूछेगा सोडियम, तो सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1। मैग्नीशियम कितना होता है, +2। एल्युमिनियम कितना होता है, +3। ऑक्सीजन -2। नाइट्रोजन -3। ठीक है बेटा, फ्लोरीन -1। ठीक ना। ये सब चीजें आप क्या रखिए बेटा, ध्यान रखिए। ये सब चीजें आप क्या रखिए बाबू, ध्यान रखिए कि कोई भी एलिमेंट अगर आपके सामने आ रहा है, जैसे कैल्शियम आ गया, तो कैल्शियम के ऊपर कितना होता है, +2 होता है। तो आयन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है, जो आयन का ऑक्सीकरण संख्या होता है, उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। उस पर उपस्थित आवेश के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। जैसे सोडियम आ गया, तो आपको पता करना है ना कि इसके ऊपर चार्ज कितना होता है। तो सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। Mg के ऊपर +2। इसी तरीके से आप इन सभी चीजों को क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। ठीक ना। ठीक, अब स्पेशल नोट लगा के आप 2 पॉइंट को बेटा समझिएगा प्लीज अच्छे से। इस पूरे ही चैप्टर में एक शब्द आएगा ऑक्सीकरण। क्या आएगा बेटा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब जो होता है MTLB। व्हाट्सएप की भाषा में लिखे हैं तो इसको मत समझिएगा। ऑक्सीकरण का जो मतलब होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में कमी या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। इलेक्ट्रॉन में मतलब, चलिए हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, भावनाओं में बह जाएंगे आप। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन में कमी या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है बेटा, वृद्धि। हम इसको एग्जांपल के माध्यम से आपको कंफर्म कर रहे हैं कैसे क्या होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन में या तो इलेक्ट्रॉन में कमी होगी, ऑक्सीकरण का मतलब या तो इलेक्ट्रॉन में कमी होगी या ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगी बाबू, वृद्धि होगी। सिंपल समझिएगा, बहुत इजी है। जैसे मेरे राजा बेटा ध्यान से देखो, मैग्नीशियम की क्रिया तुम करा दो ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ करा दो, ऑक्सीजन के साथ। अगर तुम मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम क्या होगा, ऑक्साइड। क्या होगा बेटा, ऑक्साइड। अच्छा, अभी आपको जस्ट पढ़ाए हैं क्या, Mg के ऊपर अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है तो पता करो कि इसके ऊपर चार्ज कितना होता है। तो सर +2। ओके सर, O2, O2 उदासीन अणु कितना हो जाएगा बेटा, चार्ज 0 हो जाएगा। कितना चार्ज हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना चार्ज हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा। थोड़ा बार बार जो लाइट है वो थोड़ा सा इशू हो रहा है उससे, ठीक है, तो उसको आप ना सोचिएगा। सुनो बाबू, ऑक्सीकरण का सीधा मतलब है इलेक्ट्रॉन में कमी या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो देखो बेटा, मैग्नीशियम स्वतंत्र अवस्था में है तो इसका ऑक्सीडेशन संख्या कितना होगा, 0। O2 का कितना होगा, 0। अगर यहाँ MgO का अगर मैग्नीशियम का आप ऑक्सीडेशन संख्या निकालने जाओगे तो जिसका निकालना है उसको x मानोगे। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ोगे तो बीच में प्लस लगाओगे। ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, +2। यानी Mg के ऊपर +2 आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ गया, -2 आ गया। ऑक्सीजन के ऊपर कितना आ गया, -2 आ गया। तो अब बात बस इतनी सी है कि सर ऑक्सीकरण का मतलब हम क्या समझेंगे। तो सर ऑक्सीकरण का मतलब हम समझेंगे या तो इलेक्ट्रॉन में कमी हो, या सेकंड केस से हमारा क्या फॉलो करना चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या में क्या होना चाहिए बेटा, वृद्धि होना चाहिए। तो सर यहाँ Mg का ऑक्सीडेशन संख्या 0 था और यहाँ Mg का ऑक्सीडेशन संख्या कितना आ गया, +2 आ गया। यानी सीधे तौर पर हम इस बात को देख सकते हैं कि यहाँ 0 से यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। 0 से क्या हो रहा है राजा बेटा, +2 हो रहा है। यानी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है बाबू, वृद्धि हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तो वो चीज अपने आप का क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक, देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट है अपचयन।
इसको बोलते हैं बेटा रेडॉक्शन। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन में वृद्धि या ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ऑक्सीकरण संख्या में बेटा क्या होता है? कमी। इसको भी बाबू एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से क्या करते हैं बेटा? समझते हैं। जैसे क्यूपरस ऑक्साइड की क्रिया H2 से कराने पर, क्यूपरस ऑक्साइड की क्रिया H2 से कराने पर हमको क्या प्राप्त होता है? तो बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर तो यहाँ पर जल बना लेते हैं, और यहाँ पर कॉपर क्या हो जाता है बेटा? बाहर निकल जाता है। कॉपर का निकल जाता है बेटा? बाहर निकल जाता है। कॉपर क्या निकल जाता है बाबू? बाहर निकल जाता है। अब यहाँ देखोगे तो कॉपर की संयोजकता क्या पे +2, ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की -2 और हाइड्रोजन की कितनी होगी? 0। तो अपचयन का मतलब हम क्या सीख रहे हैं कि या तो सर इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो या ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो? कमी हो। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो? कमी हो। तो सर क्या ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है? 100% कमी हो रही है सर। कैसे? सर देखिए ना, यहाँ कॉपर कितना हो गया? 0 हो गया। कॉपर कितना हो गया? 0 हो गया। पहले सर कॉपर के ऊपर +2 चार्ज हुआ करता था, अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कितना चार्ज हो गया? 0 चार्ज हो गया। यानी यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो जहां ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी वहां अपचयन होगा, और जहां ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी वहां ऑक्सीकरण होगा। यहाँ 0 से +2 हो रहा है, 0 से +2 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, वो ऑक्सीकरण होगा। और जहां ऑक्सीकरण संख्या में +2 से 0, +2 से क्या हो रहा है बेटा? 0, यानी ऑक्सीकरण संख्या में जहां कमी होगी वहां अपने आप का क्या होगा? अपचयन होगा। ठीक है, चलिए एक और इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला टॉपिक है हमारा, इसी में एक नोट लगा कर रखिएगा, नोट लगा कर लिख लीजिएगा। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है बाबू? ऑक्सीकरण। और किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है बेटा? अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। ये दोनों पॉइंट को आपको क्या रखना है बाबू? ध्यान रखना है। क्या करना है बेटा? ध्यान रखना है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान रखना है एनोड के बारे में और एक कैथोड के बारे में। एनोड का मतलब होता है जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है। कैथोड जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, अपचयन होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है बेटा? अपचयन, वो कैथोड पर। जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होगा वो कहां होगा? कैथोड पर। और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा वो कहां होगा? चीजें एनोड पर। कहां होगा बेटा? एनोड पर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। चलो बाबू क्वेश्चन थोड़ा सा लिख दिए ताकि वीडियो आपका लंबा ना हो। ठीक है, सुनिएगा। क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलीय NaCl के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? पहली बात कि इस क्वेश्चन को देखकर ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जलीय NaCl के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी क्रिया होगी? बेटा एनोड पर क्या होता है? तो सर एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है बाबू? ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण का मतलब सर होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन का निकलना। सर एनोड का मतलब क्या होता है? एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि एनोडी की तो बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एनोड की बात कर रहा है। और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से जुड़ रहा है, तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया।
सेकेंड ऑप्शन में सर यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, होल्ड रखते हैं। यहाँ सर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट करिए। सर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहा है। दोनों ऑप्शन तो सही है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यानी दोनों का ऑक्सीकरण हो रहा है, दोनों का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब बात आती है कि सर ऑप्शन बी सही होगा कि ऑप्शन डी सही होगा। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में वही ऑप्शन सही होगा जिसका ई नोट सेल ज्यादा होगा, जिसका ई नोट सेल ज्यादा होगा। तो ऑप्शन बी पर आएंगे, ऑप्शन बी पर आएंगे तो 1.23 वोल्ट है, और ऑप्शन डी पर आएंगे तो 1.36 है। 1.23 और 1.36 में आपको अच्छे से पता है कि 1.36 वोल्ट ज्यादा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है? ऑक्सीकरण तो दोनों में हो रहा है, ऑप्शन बी में भी हो रहा है, ऑप्शन डी में भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो ये भी एलिमिनेट हो गया, बच गया बी और बच गया डी। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में वही ऑप्शन सही होगा जिसका ई नोट सेल ज्यादा होगा। तो यहाँ ई नोट सेल 1.23 है और यहाँ ई नोट सेल 1.36 है। 1.23 और 1.36 में 1.36 ज्यादा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बेटा? सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है बाबू? चलो इसको रफ करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है उसको फिनिश करते हैं, विद्युत अपघट्य के प्रकार। विद्युत अपघट्य के प्रकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। बस इसको ध्यान रखना है, इसमें कुछ लाट लपेट की बात नहीं है। पहला होता है बेटा प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब आता है बेटा पहला पॉइंट क्या? प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है? जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं। पूर्ण रूप से आयनों में क्या होते हैं बेटा? टूट जाते हैं, तो वो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य की जो मेन खासियत होती है, जल में जैसे ही डालेंगे ना, खड़क दे आयनों में टूट जाएंगे। प्रबल विद्युत अपघट्य जो होते हैं, जैसे ही इसको आप जल में डालेंगे, ये बहुत जल्दी पानी में क्या होते हैं बेटा? टूट जाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य भी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार और सभी लवण, सभी लवण। बेटा प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और सभी लवण को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? प्रबल क्षार में आपका क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा और H3PO का हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। H3PO का हो जाएगा 4 हो जाएगा, या इसके जगह आप नाइट्रिक अम्ल भी ले सकते हैं, HNO3 हो सकता है, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। उसके बाद जो है दुर्बल प्रबल क्षार। प्रबल क्षार में आपको ध्यान रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सभी लवण में आपको ध्यान रखना है KCl, NaCl और एक सोडियम एसीटेट। ये क्या ध्यान रखना है? सोडियम एसीटेट। सेकेंड पॉइंट होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये सब नाम याद रखना है बेटा, केवल और केवल दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य में आपको ध्यान क्या रखना है? जो जल में घुलकर कम मात्रा में टूटते हैं, जो जल में घुलकर कम
कम मात्रा में टूटते हैं, कम मात्रा में क्या होते हैं बेटा, टूटते हैं। जैसे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में हम लोग बात करते हैं। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं बेटा, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, और क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3, H2CO3। और दुर्बल क्षार में एक नाम याद रखेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। किसका नाम याद रखेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, किसका नाम याद रखेंगे बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक में जो भी हम पढ़ाए हैं आपको उसको आप तसल्ली से बेटा इनका नाम ध्यान रखना है, केवल केवल क्या ध्यान रखना है, नाम ध्यान रखना है। जैसे प्रबल अम्ल H2SO4HCl, प्रबल क्षार NaOH सभी लोग KCl NaCl, दुर्बल विद्युत अपघट्य में जो जल में घुलकर कम मात्रा में टूटते हैं एसिटिक एसिड H2CO3, और दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बस इसका नाम ध्यान रखना है और इसमें कुछ खास बात नहीं है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप उनको उसको करके मेरे को आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, गलित NaCl के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी। गलित NaCl के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी। ऑप्शन है A, B, C एंड D। ऑप्शन ए में है क्लोरीन का ऑक्सीकरण, क्लोरीन का ऑक्सीकरण, सोडियम का ऑक्सीकरण, क्लोरीन का अपचयन, और उसके बाद किसका, सोडियम का अपचयन। 4 ऑप्शन आपके सामने है बेटा। इस चारों ऑप्शन में आपको जो है बताना है कि गलित NaCl के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी। 4 ऑप्शन में से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और तसल्ली से विद्युत रसायन भी शुरू हो चुका है, तो अब तसल्ली से इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। चीजें वही पढ़ा रहे हैं जो सिलेक्टेड है, पेपर में आने हैं। पूरा डिटेल केमिस्ट्री आपको भी पता है कि उतना समय नहीं बचा है। ठीक है, बस एक लेक्चर बेसिक रह गया, उसके बाद खटाखट इसका जितने भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, MCQ क्वेश्चन होते हैं, जितने सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उसको लेकर सीक्वेंस से हम आएंगे। ठीक है, चलिए इतना आप कंप्लीट कर लीजिए।